हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था और हमारे उस नए चैप्टर का नाम था समाकलन के अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना बताया था कि कैसे साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का हम क्षेत्रफल फाइंड करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो ये टॉपिक मैंने कल की क्लास में क्लियर कर दिया था। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा और इस टॉपिक को अपने क्लियर कर लिया होगा। आज की क्लास में हम उसी क्रम में बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, ध्यान से सीखिए। हमारे इस नए टॉपिक का नाम यह है कि वक्र तथा रेखा के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल। यानी अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हमें एक कर्व का समीकरण दिया जाएगा और एक रेखा का समीकरण दिया जाएगा। तो उसके द्वारा जो भी एरिया बाउंडेड होगी उसका हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, चलिए एक एग्जांपल लेकर आपको हम बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कर्व दे दिया गया, वक्र y = x²। एक आपको कर्व दे दिया गया तथा आपको एक रेखा दे दी गई y = 5 द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप का जब कोई प्रश्न दिया जाएगा कि वहां पर आपको एक कर्व दिया जाए, कर्व का समीकरण और एक रेखा का समीकरण, और आपको क्या करना हो, उसके द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको जो कर्व दिया गया है, सबसे पहले इसका जो है कर्व बनाना पता होना चाहिए। आप लोगों ने क्लास 11th में पैराबोला के 4 समीकरण पढ़े हैं। चलिए उसको मैं एक बार जो है रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, पहली समीकरण आप लोगों ने पढ़ी है y² = 4ax। ठीक है, तो इसका जो है पैराबोला कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक हम चतुर्थांश खींच लेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो इस समीकरण में हम देखेंगे कि यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, यानी x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा। इसका मुंह जो होगा वो इस तरफ होगा। y² = 4ax समीकरण के लिए जो पैराबोला का रूप होता है वो आपका ये होता है, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव होता है तो x अक्ष की धन दिशा में इसका मुंह जो है खुलता है। इसी प्रकार जो पैराबोला की दूसरी इक्वेशन है वो आपकी है y² = -4ax। यहाँ पर x जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर किस टाइप से पैराबोला बनता है आपका देख लीजिए। कर्व बनाना आपको आना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब ये है कि x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ये पैराबोला बनेगा। तो ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। ठीक है, तो इसका मुँह आपका इधर की ओर खुलेगा और इस पैराबोला को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड पैराबोला। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी क्वेश्चन हमारी क्या होती है, तीसरी क्वेश्चन हमारी होती है x² = 4ay। यहाँ पर y जो है वो आपका धनात्मक है, यानी यहाँ पर हम एक चतुर्थांश खींच लेंगे। ठीक है, और देखिए ये आपकी y अक्ष की धनात्मक दिशा हो गई, ये आपकी x अक्ष की धनात्मक दिशा हो गई, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो गई, और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो गई। यहाँ पर मैंने बताया कि y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव होने का मतलब ये जो पैराबोला होगा वो y की धन दिशा में खुलेगा। ठीक है, तो ये y अक्ष की धन दिशा इधर की ओर है तो इसका मुंह जो होगा इधर की ओर खुलेगा, और इस पैराबोला को हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अब इसके बाद हम डाउनवर्ड पैराबोला को बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दी गई, ये आपकी इक्वेशन दी गई थी x² = +4ay। अब आपको इक्वेशन दे दी जाए x² = -4ay। तो यहाँ पर y आप देख रहे हो ऋणात्मक है। इसका मतलब ये जो पैराबोला बनेगा वो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में बनेगा, जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये आपका इधर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसका मुंह खुलेगा। इस पैराबोला को बोलते हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला, और इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay। तो ये आपके 4 प्रकार के पैराबोला होते हैं जिनकी समीकरण आपको पता होनी चाहिए, और इनका कर्व कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि वक्र y² = x² तथा y = 5 द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आप अगर इन फिगर को बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ।
तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो कर्व का समीकरण दिया गया है वो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस कर्व के समीकरण की तुलना हम करेंगे पैराबोला के इस समीकरण से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। 4a तो आपका कांस्टेंट पता होता है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, यहाँ पर 1 हो गया है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो तुलना हम इसी समीकरण से करेंगे। और आपने देखा था कि इस समीकरण के जो पैराबोला का जो मुख था वो YH की धनात्मक दिशा में खुला था। यानी यहाँ पर इस कर्व के लिए जो हमारा फिगर होगा वो आपका ऐसे बनेगा। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, पहले में एक चतुर्थांश खींच लेंगे। ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो पैराबोला का मुख होगा वो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay समीकरण से तुलना करेंगे तो इस पैराबोला का जो मुख होता है वो आपको ऊपर की ओर होता है। ठीक है, जिसे हम अपवर्ड पैराबोला भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर आपको एक समीकरण दी गई है y इक्वल टू 5, यानी वाई अक्ष की दिशा में हमें 5 इकाई दूरी तय करनी। मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है 5 इकाई दूरी है, तो ये आपकी हो जाएगी रेखा y इक्वल टू 5 और कर्व का समीकरण दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिनोट सबको आपको करना पड़ेगा जिसका जिसका समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 इकाई दूरी है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0,5, क्योंकि एक्स अक्ष पर कुछ चला नहीं गया। ये आपका मूल बिंदु होता है जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक आपका होता है 0,0। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस लाइन द्वारा और इस कर्व द्वारा जो भी भाग आपका घिर रहा है उस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखें तो इस लाइन द्वारा आपका नीचे की ओर भाग घिर रहा है और इस कर्व द्वारा इतना भाग घिर रहा है। कुल मिला के आपको इस अभीष्ट भाग का जो है क्षेत्रफल फाइंड करना है। इतना भाग आपका घिरा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज देखें, तो जितना क्षेत्रफल आपका इस भाग का होगा उतने क्षेत्रफल आपका इस भाग का होगा। तो इसका क्षेत्रफल आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल आप फाइंड कर लीजिए। क्षेत्रफल फाइंड करना तो मैंने बताया है, आप एक पट्टिका खींचोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्षेत्रफल फाइंड कर लोगे। लिमिट आपकी हो जाएगी यहाँ पर 0 से 5 तक। ठीक है, यहाँ पर एक पट्टिका खींच ली। देखिए पट्टिका आपकी ऐसे खींचना ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे आप पट्टिका खींच लीजिए। अगर आप ऊपर से नीचे की पट्टिका खींचोगे तो आपको क्षेत्रफल निकालने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपको पहले इस लाइन द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर लाइन द्वारा से कर्व वाला घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। क्योंकि लाइन द्वारा तो ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा ना, ये भी आ जाएगा उसमें, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, ये पट्टिका जो है इस y अक्ष पर हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जो है डार्क किए देते हैं जिससे आप समझ जाओ। ये मैंने एक पट्टिका खींच दी। अब ये किस अक्ष पर है? y अक्ष पर है, इसलिए इसको हम नाम दे देंगे dy। और ये x अक्ष के एलांग है, इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे हम? इसको हम x नाम दे देंगे। अब जो समीकरण हमें कर्व की दी गई है वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हम जब इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल तो मैंने आपको फाइंड करना बताया है, a इक्वल टू समाकलन ऑफ। ठीक है, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 5, लिखेंगे 0 से 5। इस पट्टिका की जो लंबाई है x है, चौड़ाई dy है, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू में dy। ठीक है, और यहाँ पर इस भाग का क्षेत्रफल निकालें, हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इतना ही ये है। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालें और 2 से गुणा कर दें तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2, लिमिट हो जाएगी 0 से 5। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, आपको क्या दी थी समीकरण? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगी √y। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा √y और इंटू में dy। हमें √y का y के सापेक्ष क्या करना है? समाकलन करना है। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा y की पावर, देखिए अंडर का मतलब होता है पावर 1/2, तो y की पावर n+1 यानी 1/2 + 1 अपान में n+1 1/2 + 1, क्योंकि n के स्थान पर 1/2 है। और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 5। क्लियर इतनी बात? आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर इसको रब कर देते हैं हम। ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2 है, 2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा y की पावर 1/2 और 1 आपका हो जाएगा 3/2 अपान में भैया आपका 3/2 हो जाएगा। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से
5। अब अचर पद को हम बाहर कर लेंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3/2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा y की पावर 3/2, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 5। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर y के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 3/2 और माइनस y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई। ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 4/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। इसको आप लिख लीजिए। ये इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4/3। इस 5 की पावर 3/2 को लिख सकते हो 5√5। ठीक है, 5√5 इसको लिखा जा सकता है क्योंकि 3/2 पावर का मतलब होता है 1 + 1/2 और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो हमने क्या किया, 5 की पावर 1 लिख लिया और 5 की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट 5 लिख लिया। अब 5 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20√5/3। ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई, वर्ग इकाई। तो इस प्रकार किसी दिए हुए कर्व और एक रेखा के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल फाइंड किया जाता है। अब मैं आपका एक एग्जांपल और लूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वो प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब इसी क्रम में हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में 6 बार आ चुका है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ही, उसके बाद एक बार अपने मन से भी इसको लगाने का अभ्यास जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। परवलय y² = 4ax का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 8a² 3 होगा, सिद्ध कीजिए। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। आप देख सकते हो कि ये प्रश्न यूपी बोर्ड 1999, 2010 और 12, 16, 17 इतने सन में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको परवलय का समीकरण दिया गया है y² = 4ax। ठीक है, तो आपको एक कर्व का समीकरण दिया गया है। कर्व आपका कौन सा है, कर्व आपका है y² = 4ax। क्लास 11th में आप सभी लोगों ने पढ़ा है पैराबोला में कि जो y² = 4ax समीकरण होती है, इसके लिए नाभिलंब जीवा का जो समीकरण होता है वो आपका x = a होता है। ठीक है, के लिए यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, के लिए नाभिलंब जीवा का समीकरण, नाभिलंब जीवा का समीकरण, नाभिलंब जीवा का समीकरण आपका होता है x = a। तो ये आपकी हो गई एक लाइन। ठीक है, और ये आपके हो गया एक वक्र का समीकरण। आ गई वही बात, एक वक्र का समीकरण दिया गया और एक रेखा का समीकरण दिया गया। तो आपको क्या करना है, इस रेखा और वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने अभी आप लोगों को इसका पैराबोला बनाना बताया। यहाँ पर x है धनात्मक, यानी जो पैराबोला बनेगा वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चतुर्थांश खींच लेंगे। ठीक है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। इस पैराबोला का जो मुख होगा वो आपका x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। इतनी बात तो आप सभी लोग समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, इस पैराबोला का जो समीकरण दिया गया y² = आपको 4ax दिया गया। ठीक है, इसके लिए नाभिलंब जीवा का समीकरण जो होता है वो x = a होता है, यानी x अक्ष पर a, मान लीजिए यहाँ पर आपका s पॉइंट है और ये आपके इस नाभिलंब जीवा का हो गया समीकरण। ठीक है, मेरी थोड़ा लाइन टेढ़ी है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। इसको मैंने मिला दिया। यहाँ पर आपका जो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा a, 0। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0। आपको क्या करना है, इस अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। आप देख सकते हो इस रेखा द्वारा और इस कर्व द्वारा जो भी भाग आपका घिर रहा है, यानी इतना भाग घिर रहा है, इस आपको अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल फाइंड करना मैंने आपको बताया है। आप क्या करोगे,
इतना क्षेत्रफल पहले फाइंड करोगे इस पार्ट का, ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल फाइंड करोगे, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतने क्षेत्रफल इसका होगा, ठीक है। तो आप एक भाग का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, उसको 2 से गुणा कर दीजिए, बस अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल ए इक्वल टू समाकलन ऑफ 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 भाग हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक हम पट्टिका खींच देंगे, मैंने आपको बताया ये। चलिए यहाँ पर एक हम पट्टिका खींच देते हैं। ये मैंने एक पट्टिका खींच दिया, इसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डार्क कर दिया है जिससे आपको दिखाई पड़े। ये आपकी एक पट्टिका है। ये पट्टिका किस अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, इसलिए इसको हम dx नाम दे देंगे। और ये y अक्ष कहलाएंगे, इसलिए इसको y नाम दे देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं ये पट्टिका आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है y और चौड़ाई है dx, तो y dx आपका हो जाएगा। लिमिट आप देख सकते हो 0 से कितनी है a, तो लिमिट पुट कर दीजिए 0 से a। अब आप क्या करोगे, जो समीकरण आपको कर्व की दी गई है वहां से आप y की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि समाकलन आपको x के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो y के पदों में तो समाकलन हो नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड करोगे। लिखोगे चूंकि y स्क्वायर इक्वल टू आपका 4ax है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी √4ax। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2 समाकलन आप 0 से a, ठीक है। y के स्थान पर आप पुट कर सकते हो √4ax और इंटू में dx। देखिए √4a को बाहर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। देखिए 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, a अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये √a हो जाएगा। ये दोनों अचर पद हमने बाहर कर लिया। ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 से a और √x और इंटू में dx। इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2 2 जा 4 √a हो जाएगा। इसका हम समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इधर देखिए हम सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू 4√a, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा x की पावर 3/2 अपान में 3/2। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से a। अचर पद को हम बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 4√a अपान में 3 अपान में 2 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से a। अब लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 8√a अपान में 4 2 जा 8 हो जाएगा अपान में 3। और यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। ये a इक्वल टू आपका हो जाएगा 8√a अपान में 3। देखिए ये आपका हो जाएगा a की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो a√a, मैंने अभी आपको बताया था, एक बार हाफ पावर एक बार पूरी पावर लिख देंगे 1। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू √a का मल्टीप्लाई होता है a और a का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर, तो 8a²/3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल है, तो मात्रक लिख देंगे वर्ग इकाई। तो ये आपकी इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। आज हम एक्सरसाइज का शुभारंभ भी कर देते हैं इसी वक्त। आप इस प्रश्न का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 बार पूछा गया है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। और जो प्रश्न ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी लीप मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब इसी क्रम में हम बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 17.1 के अंतर्गत पहले और दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निम्नांकित वक्रों तथा एक अक्ष एवं दी हुई कोटियों के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक अक्ष दिया गया है, एक अक्ष के लिए आप सूत्र जानते ही हो कि y dx होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो यहाँ पर आपको देखिए y का मान दिया गया है एक समीकरण का, और x यानी लिमिट दी गई है जो एरिया बाउंडेड है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a। ये देखो पहला प्रश्न मैंने आपके सामने नोट किया हुआ है, और दूसरा प्रश्न भी हमने नोट किया। यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण दिया गया है y इक्वल टू mx, और आपको x अक्ष तथा कोटि आपको कितनी दी गई है, 3 दी गई है, यानी आपको 0 से 3 लिमिट यहाँ पर दी गई है और रेखा का समीकरण दिया गया है। तो तुमको क्या करना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल
सूत्र क्या होता है आपका, सभी लोग जानते हो, ठीक है। सूत्र आपका होता है, इधर मैं लिख रहा हूँ, समाकलन ऑफ, लिमिट आपको दी गई 0 से a, और सूत्र होता है y dx, ठीक है। एक एक्स अक्ष के घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है y dx। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू, यहाँ पर a को मैं रख के देता हूँ, ठीक है, समाकलन ऑफ 0 से a y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, e की पावर x दी गई है dx, ठीक है। तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, लिमिट आपकी है 0 से a। एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा e की पावर a माइनस, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 0। तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा e की पावर a माइनस e की पावर 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर जो आपका अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो e की पावर a माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल है। कितना आसान आपका प्रश्न था, आप समझ सकते हो। यहाँ पर चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल या अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आपका हो जाएगा, देखिए a इक्वल टू समाकलन ऑफ, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 3, ठीक है। एक्स अक्ष तथा कोटि आपको दी गई है 3 तक, और सूत्र तो आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पर भी मैंने अभी अप्लाई किया है y dx, एक्स अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आपका हो जाएगा y dx। a इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 0 से 3, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, आपका हो जाएगा mx और इनटू में dx। m आपका अचर पद है वो आपका बाहर हो जाएगा, समाकलन आप 0 से 3 x dx। क्लियर इतनी बात, समाकलन कर देंगे तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा m, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 3, ये आपका हो जाएगा m बाई 2 आपका बाहर हो जाएगा। x के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू m बाई 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 9m बाई 2। ये क्षेत्रफल है, इसका भी मात्रक हम लिखेंगे वर्ग इकाई। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने इस प्रश्नावली के 2 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न मैं आप लोगों को और सॉल्व करा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, फिर अगली क्लास में आप लोगों को आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 नोट किया है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है y इक्वल टू 5 प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 10, ये आपको एक समीकरण दी गई है और लिमिट आपको दी गई है, जो ये एरिया बाउंडेड है इस समीकरण के द्वारा, उसकी सीमा दी गई है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 10 तक, ठीक है। तो आप सूत्र सभी लोग जानते हो, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लिखोगे अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल a इक्वल टू समाकलन ऑफ, लिमिट आपको दी गई है 2 से 10 लिख दीजिए, और सूत्र होता है y dx, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2 से 10 लिमिट पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 10, और इंटू में आपका हो जाएगा dx। इसका आप समाकलन करोगे तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू समाकलन ऑफ 2 से 10 लिमिट 5 dx, इसका समाकलन अलग हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, लिमिट आपकी हो जाएगी 2 से 10, और यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 10 और इंटू में dx। दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए हमें क्या मिलेगी, a इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 5 आपका बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट आपकी हो जाएगी 2 से 10, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आपका 1/10 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की पावर 3 अपान में 3, और लिमिट आपकी हो जाएगी 2 से 10। a इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 2 प्लस 1 अपान 10। यहाँ पर देखिए आपका 1 अपान 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30। एक्स क्यूब के स्थान पर अपर लिमिट, तो ये आपका 10 का क्यूब हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो 2 का क्यूब हो जाएगा। एक्स के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो 10 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3, क्योंकि लोअर लिमिट जो है 2 है। तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5, 10 से 2 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस 1 अपान 30, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1000 माइनस 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे a इक्वल टू आपका हो जाएगा 40 प्लस का 1 अपान 30,
1000 से आपका 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 992। इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, काट भी सकते हो। ये आपका हो जाएगा 15 और इसको काटोगे 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, इतना होगा आपका। ये हो जाएगा a इक्वल टू 40 प्लस का 496 अपान में 50। 15 का मल्टीप्लाई आप 40 से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15 चौको 60, यानी आपका हो जाएगा 600 और प्लस का आपका हो जाएगा 496 बटे में आपका 15 हो जाएगा। ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा, देखिए 606 हो जाएगा, 909 हो जाएगा, 64 आपका 10 हो जाएगा बटे में 15। इसको भाग करोगे तो कितना होता है, 15 7 105, 4 बचा 46 आपका हो गया। 15 क्या कितना होता है 45, तो 1 बचा, तो 1 आप लिख दीजिए 73 सही, 1/15 वर्ग इकाई। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे आपको पूरा लाभ मिलने वाला है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।